इवन एट चाहे आपकी कितनी भी ज़्यादा रैंक हो, आपको डिफेंस कोटे के थ्रू आपको नीट में सीट मिल सकती है। कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अप्लाई होता है, स्टेट में भी अप्लाई होता है, और आर्मी वाले अपना खुद से भी करवाते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो आपको देखना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ, ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए ही होता है। फिर उसके बाद गॉड्स, विडोज़ या वाइफ जो भी डिफेंस पर्सनल की, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो, इसमें प्रायोरिटी लिस्ट होती है। उस प्रायोरिटी के ही बेसिस पे आपको चुना जाता है, लेकिन ये सारे ही प्रायोरिटी वाले एलिजिबल होते हैं। नीट सबको देना पड़ता है, जो भी डिफेंस वाले हैं नीट देंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे इस कोटे के लिए, वरना आप एलिजिबल नहीं है। फिर कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 17 ईयर्स का होना ही चाहिए। और ये एक्स सर्विसमैन वालों को भी अलाउड होता है, चाहे उनके बच्चों को, एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को भी अलाउड होता है। और पर जो एक्स सर्विसमैन या उनके बच्चे अगर 25 साल से ज़्यादा हो गए हो, क्योंकि कुछ ड्रॉपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय फिर वो डिफेंस कोटा के थ्रू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी एज ज़्यादा हो गई होती है, लाइक 25 ईयर्स एज से ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं है। डॉटर्स अगर मैरिड हैं तो फिर उनको भी एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है। अब प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है? प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि इनको प्रायोरिटी दिया जाता है डिफेंस कोटे में, कि सबसे पहले किस हिसाब से दिया जाएगा, सीट उसी हिसाब से भरती है। ऐसे नहीं होता कि हर किसी को मिल गई, इसमें भी चांसेस रहते हैं कुछ को मिल पाएगी कुछ को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आर्मी के भी वार्ड्स काफ़ी होते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी में आते हैं विडोज़ या वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, मतलब जो विडो होती हैं या फिर बच्चे होते हैं जो उन डिफेंस पर्सनल के जो एक्शन में मारे गए हों, लाइक वॉर में, ऐसे टाइप। फिर उसके बाद सेकंड आते हैं जो भी डिसेबल वाले होते हैं, जो लोग मतलब डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हो गए होते हैं उस एक्शन के थ्रू, तो उनके बच्चों के लिए। फिर हमारा थर्ड प्रायोरिटी में आता है विडोज़ और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। फोर्थ आता है हमारा वार्ड्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी। फिर फिफ्थ में हमारे एक्स सर्विसमैन वाले आते हैं, और गैलेंट्री अवार्ड वाले आते हैं। जैसे अगर किसी को परमवीर चक्र मिला हो, अशोक चक्र मिला हो, महावीर चक्र मिला हो, कीर्ति चक्र मिला हो, वीर चक्र मिला हो, शौर्य चक्र मिला हो, या सेना मेडल, नौसेना मेडल, इन वायुसेना मेडल, तो इन सबको भी मिलता है। सिक्स प्रायोरिटी में आते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स। और सेवन्थ में आते हैं जो वाइफ्स हैं डिफेंस पर्सनल की, जो डिसेबल हो गए हैं एक्शन में। फिर लास्ट जो हमारा प्रायोरिटी होता है, लाइक लास्ट में एट्थ प्रायोरिटी होता है हमारा उन बच्चों के लिए जो डिफेंस पर्सनल सर्व कर रहे हैं अभी। और नाइन्थ में आता है जो सर्व कर रहे हैं डिफेंस पर्सनल उनकी वाइफ्स के लिए। फिर अब फीस स्ट्रक्चर का क्या होता है डिफेंस कोटा के लिए? तो फीस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई कमी नहीं आ जाती है, सबके लिए फीस स्ट्रक्चर एक ही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। लेकिन कोटे से ये फ़र्क पड़ता है कि इवन एट हाई रैंक आपको जो है वो सीट मिल जाती है, जो किसी और को शायद नहीं मिल पाए। फिर जो कट ऑफ, अब किस किस केस में आप किस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं? पहले तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में होता है कि आप डिफेंस कोटा के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो ये दिल्ली वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, दिल्ली वालों के लिए 85% CW कैटेगरी कोटा होता है, वही डिफेंस कोटा कि वो अगर दिल्ली वाले भी हैं और डिफेंस कोटा भी लग रहा है तो उन्हें बहुत कम नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि उनका दिल्ली का डोमिसाइल लगता है। और अगर वो डिफेंस वाले हैं तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, उनको ज़रूरी अप्लाई करना चाहिए। आप किसी भी प्रायोरिटी लिस्ट में हो आपको पक्का एलिजिबिलिटी मिलती है। फिर हमारा आता है KSB के थ्रू, इसमें आपको ksb.gov.in वेबसाइट पर जाना होता है और उस पर अप्लाई करना होता है। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े कॉलेज आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रायोरिटी में ऊपर होना पड़ता है कि आप अगर वार्ड्स हैं जो एक्शन में किल्ड हो चुके हैं, या आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला है, मतलब डिफेंस में जो भी है उनको कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला है, या डिसेबल हुए हैं एक्शन में, ऐसे टाइप में, तो फिर आपको बहुत हाई रैंक, इवन 19 लाख रैंक तक भी हो आप, तभी आपको मिल जाएगा। फिर आप स्टेट में भी काफ़ी में डिफेंस का कोटा लगता है, जैसे मुझे जितना पता है तो MP में लगता है और यूपी में लगता है। यूपी में लेट मी टेल यू, फ्रीडम फाइटर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए ही, सर्विसमैन के लिए कोटा नहीं होता है यूपी में। यूपी के काफ़ी लोग पूछते हैं, यूपी में एक्स सर्विसमैन के लिए होता है और फ्रीडम फाइटर्स वालों के लिए होता है। फ्रीडम फाइटर्स में इवन एट 200 और 300 मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल जाता है। और MP में ये कोटा होता है, पंजाब में ये कोटा है, तो ये और भी सब स्टेट्स में डिफेंस का कोटा है। तो आप ज़रूर जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो ज़रूर उसमें फिलअप करिए। और इवन चाहे आप काउंसलर के भी पास जाते हैं तो उनसे ज़रूर बोलिए कि हम डिफेंस से हैं तो हमारा डिफेंस कोटा लगेगा, तो वो लगा के देंगे कि जैसे आपको आइडिया नहीं है काउंसलिंग का, तो फिर वो आपको करवा के देंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नहीं लेके जाते हैं, जिसकी वजह से एट दैट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनके पास तैयार नहीं होते हैं और वो फिलअप नहीं कर पाते हैं टाइम पे। पहले तो आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें वो स्टैम्प होना चाहिए, वो राज्य सैनिक बोर्ड उसका, वो जो आपको शायद दिल्ली से करवाना होता है। मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन तभी आप देख लेना, क्योंकि राज्य सैनिक बोर्ड का वो करवाना होता है। फिर आता है आपका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिफेंस कोटे वाले, ये डिफेंस वाले जानते होंगे कि उनके पास डिपेंडेंट कार्ड होता है। फिर आपका नीट का स्कोर कार्ड तो मैंडेटरी है ही, और एक सर्विंग वालों के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट बनता है। और जो वार्ड्स विडोज़ होती हैं या डिसेबल इन एक्शन या गैलेंट्री अवार्ड वाले होते हैं, उनके लिए भी अलग से सर्टिफिकेट होते हैं। वो अपेंडिक्स में अभी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, उसके ही बेसिस पे आपको लिया जाएगा। वो आपको उसमें अटैच करना पड़ता है एज ए प्रूफ कि आप हैं, इस कैटेगरी में आते हैं इसमें।